सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक पूरा करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, जिनकी गत माह आप सभी लोगों की ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी गूगल मीट के माध्यम से, जिसमें आपके ब्लॉक के एआरपी ने आपको तीनों मॉड्यूल्स के बारे में डिटेल्स में बताया था। साथियों, ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद सभी ब्लॉक्स में इसकी ऑनलाइन आकलन परीक्षा होनी थी, जो कुछ जिलों में हो चुकी है और कुछ जिलों में या ब्लॉक्स में उसकी प्रक्रिया गतिमान है। प्रतिदिन किसी न किसी ब्लॉक में इस तरह की परीक्षा आयोजित होती है। और सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है, कल दिनांक 21/10/2020 को जनपद अयोध्या में पूरे जिले की एक परीक्षा आयोजित हो रही है, जो ऑफलाइन हो रही है और जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। सबसे बड़ी बात, वो परीक्षा डीएम महोदय द्वारा आयोजित कराई जा रही है। तो हो सकता है उस परीक्षा से प्रेरित होकर आपके जिले के डीएम या सीडीओ महोदय आपके यहाँ भी इस तरह की परीक्षा आयोजित करा दें। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की परीक्षा आयोजित हो, लेकिन अगर हो जाएगी तो वो हमको देनी पड़ेगी। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है, तीनों मॉड्यूल्स का अध्ययन कर लें। और अगर अध्ययन करने में दिक्कत आ रही है तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है और मैंने अपने चैनल पर प्रेरणा प्रश्नोत्तरी के नाम से उनको डाला हुआ है। उसके साथ साथ मैंने मॉड्यूल की वीडियो भी बनाई हुई है, उसे मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है मॉड्यूल के नाम से। तो आप मेरे चैनल पे जाके दोनों प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो हैं, कम से कम 25-30 वीडियो इससे रिलेटेड हमारी हैं, उनको आप एक बार अवश्य देख लें, ताकि आपकी प्रेरणा प्रश्नोत्तरी की वीडियो के आपका अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। तो साथियों, दिनांक 16/10/2020 को नगर ब्लॉक मिर्जापुर में आधारशिला की ऑनलाइन आकलन परीक्षा हुई। एक बार पहले वहां पर हुई थी भाग 1। कल 16 तारीख को भाग 2 परीक्षा आयोजित हुई। हालांकि 16 तारीख को व्यस्तता के कारण मैं उस वीडियो को नहीं बना सका। आज मैं 19 तारीख को इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि इससे पहले मुझे प्रशिक्षण की वीडियो बनानी थी, तो इसलिए मैंने इसे नहीं बना पाया। तो आज मैं इसको बना रहा हूं। तो इस परीक्षा में काफ़ी मुश्किल सवाल पूछे गए। कुछ सवाल तो कॉमन थे, लेकिन कुछ सवाल इतने मुश्किल थे कि मुझे उन्हें ढूंढने के लिए काफ़ी समय लगाना पड़ा। तो साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपके ब्लॉक में इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित होती है तो उसका लिंक मुझे शेयर करें, जिससे कि मैं उस परीक्षा की वीडियो बनाकर अपने बाकी साथियों को, बाकी जिलों के साथियों को अवगत करा सकूं कि किस तरह के प्रश्न ऑनलाइन परीक्षा में आयोजित किए जा रहे हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, नगर ब्लॉक मिर्जापुर में जो आधारशिला मॉड्यूल की आकलन परीक्षा हुई, उसमें कैसे कैसे सवाल हमारे पूछे गए। तो ये हमारी आधारशिला प्रश्नोत्तरी भाग 2 थी। इससे पहले एक परीक्षा और वहां पर आयोजित हुई थी, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न था, आधारशिला भाग 3 किस विषय पर आधारित है? भाषा, हिंदी, गणित, अंग्रेजी। साथियों, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि आधारशिला में कितने भाग हैं और किस भाग में क्या है, तो आपको ये सभी याद करना पड़ेगा। तो आधारशिला जो मॉड्यूल है हमारा, इसमें हमारे 6 भाग हैं। तो जो आधारशिला का जो भाग 3 है, वो आपका गणित से रिलेटेड है, उसमें गणित के बारे में बताया गया है। इसी प्रश्न में मैं बता देता हूं, 6 भाग हैं। पहले भाग में अवधारणा और आवश्यकता के बारे में बताया गया है कि आधारशिला की आवश्यकता क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, क्यों आवश्यकता इसकी पड़ी। दूसरे भाग में भाषा विकास के बारे में बताया गया है। तीसरे भाग में गणित विकास के बारे में बताया गया है। जो चौथा भाग है, उसमें कक्षा 3, 4 और 5 में भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन के बारे में बताया गया है। और भाग 5 में आकलन के लिए बताया गया है। और भाग 6 में परिशिष्ट हैं, जिनमें आपकी दैनिक समय सारणी है, साप्ताहिक कार्य योजना है और बच्चों का रिकॉर्ड
जो आप रखते हैं उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। तो आपको 6 के 6 भाग के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, गणित हमारे अंदर किस कौशल का विकास करता है? तो जो गणित होता है उसकी वजह से हमारे अंदर निर्णय लेना, निष्कर्ष निकालना, नियमितता, ये सभी कौशल विकसित हो जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा सेकंड होगा, क्योंकि गणित की वजह से हमारे अंदर ये सारे कौशल विकसित हो जाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, गणित सीखने सिखाने का सही क्रम क्या है? तो साथियों, गणित सीखने सिखाने का सही क्रम आपका ELPS होता है। ELPS से मतलब एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट। ई से हमारा मतलब है एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, जो वास्तविक परिवेश में उपस्थित वस्तुएं हैं, बच्चा उससे एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद बातचीत का क्रम आता है, यानी लैंग्वेज यूज्ड, यानी क्या क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करने के लिए। उसके बाद हम पिक्चर दिखाकर बच्चों को उसके बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट आता है P का मतलब पिक्चर होता है, और उसके बाद हम सिंबल का यूज करते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब सिंबल हम यूज करते हैं। तो ELPS, E से एक्सपीरियंस, L से लैंग्वेज, P से पिक्चर और S से सिंबल। तो इसका आंसर आपका थर्ड होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, गणित क्या है? मूर्त से अमूर्त को जोड़ना, अमूर्त से मूर्त को जोड़ना, मूर्त और अमूर्त से जुड़ना और जूझना, और मूर्त को अमूर्त से जुझाना। अलग अलग तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो मूर्त होता है, यानी कि जो हमें सामने दिख रहा है, मूर्त को अमूर्त से जोड़ना, यही गणित आपका कहलाता है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा, मूर्त से अमूर्त को जोड़ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, किसी वस्तु के मानक इकाइयों, माने किसी वस्तु की मानक इकाई जैसे ग्राम, किलोग्राम आदि से मापन करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? भार, तोल, वजन, उपयुक्त सभी। यानी अगर आप मानक इकाइयों से किसी का मापन कर रहे हैं, यानी ग्राम, किलोग्राम से कर रहे हैं, इसका मतलब आप तोल रहे हैं, तो इसका आंसर आपका तोल होगा। तोल पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, लर्निंग आउटकम के कितने भाग होते हैं? तो लर्निंग आउटकम आपके 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 केंद्रीय लर्निंग आउटकम, नंबर 2 नेस्टेड लर्निंग आउटकम, और नंबर 3 उप आउटकम्स। तो आपका फर्स्ट में दिया हुआ है केंद्रिक, नेस्टेड, उप आउटकम्स। बी में दिया हुआ है फोकल, नेस्टेड और उप आउटकम्स, और सी में आपका दिया हुआ है नेस्टेड, उप आउटकम्स और गणितीय। तो आपका ए आंसर भी सही है, केंद्रिक लर्निंग आउटकम्स, नेस्टेड और उप आउटकम्स, और बी भी आपका सही है, फोकल, नेस्टेड, उप आउटकम्स। क्योंकि केंद्रिक लर्निंग आउटकम और फोकल लर्निंग आउटकम एक ही होते हैं। तो आपका आंसर ए भी सही है, आंसर आपका बी भी सही है, यानी कि इसका आंसर आएगा डी। ए और बी सही है, तो आप इस पे डी पे निशान लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आधारशिला में बातचीत के कितने मुद्दे बताए गए हैं? पहली बार ये प्रश्न मेरे सामने आया है। इससे पहले बहुत सारी परीक्षाएं हुई, लेकिन ये प्रश्न मेरे सामने नहीं आया, तो इसलिए इसे ढूंढने में मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो आधारशिला जो मॉड्यूल है उसमें बातचीत के 12 मुद्दे बताए गए हैं, तो इसका आंसर आपका 12 होगा। अब 12 कैसे होगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, बातचीत के मुद्दे, सबसे एक तो आप दिनचर्या के बारे में बात कर सकते हैं बच्चों से, बच्चों के अनुभव के बारे में बात कर सकते हैं, परिवार के संबंध के बारे में बात कर सकते हैं, मेले के बारे में बात कर सकते हैं, स्थान पान के बारे में बात कर सकते हैं, त्योहार के बारे में बात कर सकते हैं, परिवेशीय वस्तुओं के बारे में बात कर सकते हैं, विद्यालय में सस्ते में मिली वस्तुओं के बारे में आप बातचीत कर सकते हैं, पालतू जानवरों के बारे में बात कर सकते हैं, ठोस वस्तु या चित्रों के बारे में आप बच्चों से बात कर सकते हैं, पसंद और नापसंद के बारे में बात कर सकते हैं, और आदत के बारे में बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दिनचर्या मैंने बता ही दिया है। तो इस तरह से बातचीत के 12 मुद्दे हैं जो आपके आधारशिला मॉड्यूल में बताए गए हैं। इन बारे में आप बच्चों से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 500 मिलीलीटर धारिता वाले बर्तन से किसी बड़े बर्तन में 2 बार दूध उड़ेला गया, तो बड़े बर्तन की धारिता बताओ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 500 मिलीलीटर धारिता का कोई बर्तन है, यानी आधा लीटर का कोई बर्तन है, उससे किसी बड़े बर्तन में हमने 2 बार दूध किया, यानी आधा लीटर गिरा और उसके बाद आधा लीटर गिरा, तो कुल मिलाकर आपका 1 लीटर हो गया। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए 500 मिलीलीटर, बी 1 लीटर, 1 लीटर, सी
1 लीटर से अधिक, और डी बी या सी सही है। देखिए प्रश्न को अगर देखा जाए ध्यान से तो इसमें यह नहीं बताया कि बड़ा बर्तन भर गया। अगर बड़ा बर्तन भर जाता तो सीधी सी बात है, आधा आधा लीटर 2 बार किया तो आपका 1 लीटर हो गया। तो बड़े बर्तन की धारिता आपकी 1 लीटर से तो ज़्यादा ही ज़्यादा है, या 1 लीटर हो सकती है, उससे कम नहीं है। तो 500 वाला तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब आते हैं बी, 1 लीटर, बिल्कुल सही है, 1 लीटर उसकी धारिता हो सकती है, 2 बार हमने उडोला। और तीसरा आपका दे रखा 1 लीटर से अधिक, 1 लीटर से अधिक भी हो सकती है, क्योंकि ये तो बताया नहीं कि बड़ा बर्तन हमारा भर गया, खाली भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो इसका मुझे आंसर जो लग रहा है वो डी सही लग रहा है, बी या सी सही है, या तो बी सही है या सी सही है, इनमें से कोई सा एक आपका आंसर सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से संख्या पूर्व अवधारणा क्या है। जब बच्चा संख्या सीखता है तो उससे पहले उसको बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं, आपकी आधारशिला में मॉड्यूल में दी हुई है, जैसे छोटा बड़ा, दूर पास, इस तरह की अवधारणा बच्चा सीख लेता है। पैटर्न बनाना, क्रमबद्ध लगाना उनको, और वर्गीकरण करना, ये सभी अवधारणाएं आपकी संख्या पूर्व अवधारणाएं हैं। तो इसका आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ईएलपीएस में क्या है। ये मैंने बताया था, ई से एक्सपीरियंस होता है, एल से लैंग्वेज होता है, पी से पिक्चर होता है, और एस से सिंबल होता है। तो एल से आपका लैंग्वेज होगा, तो इसका आंसर आपका बी सही होगा। उसके बाद बात करते हैं गुणने क्या है। ये भी काफ़ी मुश्किल सवाल है, क्योंकि अगर हमें इंग्लिश में पता होता तो हम आसानी से बता देते, लेकिन गुणने का मतलब होता है हम जिससे गुणा कर रहे हैं, यानी जिसमें गुणा किया जाए उसे गुणने कहते हैं, और जिससे गुणा की जाए उसे आप गुणज कहते हैं, और जो उनका रिजल्ट आता है निकल के उसे गुणनफल कहते हैं, गुणा का प्रतिफल कहते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर फर्स्ट होगा, जिसमें गुणा किया जाए उसे गुणने कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लर्निंग आउटकम की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कक्षा शिक्षण का मुख्य आधार है। तो जो लर्निंग आउटकम होते हुए आपके मैंने 3 तरह के बताए, केंद्रीय लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स और उप आउटकम्स। तो जो आपके केंद्रीय लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो तो मुख्य होते हैं, लेकिन कक्षा शिक्षण से हमारे नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स जुड़े हुए होते हैं, तो इसका आंसर आपका नेस्टेड होगा। उसके बाद परिवेश में उपलब्ध विभिन्न आकृतियों एक आकार की पहचान व समझ बच्चों में विकसित करने हेतु लक्ष्यों के आकलन संकेतक कौन से नहीं है। यानी आपके आधारशिला मॉड्यूल में हर कक्षा के लक्ष्य दिए हुए हैं और उनके आकलन संकेतक दिए हुए हैं। आप चाहेंगे तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। अगर मुझ पर 5-10 लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आकलन संकेतक और लक्ष्य की वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसको बना दूंगा, वरना आप अपने आप पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो बनाना जरूरी है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। तो इसमें लक्ष्य दिए हुए हैं और संकेतक दिए हुए हैं। तो बच्चे दी गई आकृति पहचानते हैं, बच्चों से कागज के घन घनाभ बेलन शंकु बनवाएं, बच्चे अपने परिवेश में विभिन्न आकृतियों की पहचान करते हैं, प्रथम और तृतीय सही है। तो जो परिवेश में उपलब्ध आकृतियां एवं आकार की पहचान व समझ बच्चों में विकसित करने का हमारा लक्ष्य है। जब हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, हमें आकृतियों की पहचान करानी है उन्हें और उसकी समझ विकसित करनी है। तो फिर जब लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा, बच्चे दी गई आकृति पहचानते हैं, ये तो उसका संकेतक हो गया, आकलन संकेतक। और दूसरा, बच्चे अपने परिवेश में विभिन्न आकृतियों की पहचान करते हैं, ये भी सही है, लेकिन आपका सेकंड गलत है। बच्चों से कागज के घन घनाभ शंकु बेलन बनवाएं लिखा हुआ है तो ये तो अलग है ही। तो इसमें और डी है आपका प्रथम और तृतीय सही है, तो इसमें आपका डी सही होगा। तो डी पे आप निशान लगा देंगे। उसके बाद निम्नलिखित में कौन केंद्रीय आउटकम है। केंद्रीय आउटकम मैंने आपको बताया था, भाषा शिक्षण में आपके 4 केंद्रीय आउटकम होते हैं और इसी तरह से गणित में आपके 5 केंद्रीय आउटकम्स होते हैं। तो कौन कौन से केंद्रीय आउटकम्स होते हैं मैं आपको पहले बता देता हूं। आपके 5 गणितीय आउटकम्स होते हैं। आप एक बार, आपको शायद नहीं चमके, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। देखिए क्या क्या है। बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने और समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। पहला केंद्रीय आउटकम ये है। दूसरा है, बच्चे संख्याओं के बीच संबंधों को समझकर गणितीय संक्रियाओं को उपयोग करते हैं। तीसरा आपका केंद्रीय आउटकम है,
बच्चे किसी संख्या समूह को उसके हिस्सों के रूप में देख पाते हैं तथा संख्या के हिस्सों के साथ विभिन्न गणितीय संक्रियाओं की समझ को व्यक्त करते हैं। और आपका चौथा है आपका, बच्चे अपने स्थान और मात्रा के विभिन्न गणितीय पहलुओं को परिवेश की जानकारी को समझने और दर्शाने और अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए कहते हैं। और लास्ट है आपका, बच्चे समय, मुद्रा और आंकड़ों का महत्व समझते हैं तथा उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो 5 लर्निंग आउटकम, केंद्रीय लर्निंग आउटकम होते हैं गणित में। इसी तरह भाषा में आपके 3 होते हैं। तो आपका बच्चे समय, मुद्रा का महत्व समझते हैं और उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में करते हैं। तो ये आपका केंद्रीय लर्निंग आउटकम हुआ, जो मेन होता है। बच्चे घड़ी देखकर समय बताते हैं, बच्चे लेन देन में खेल मुद्रा का उपयोग करते हैं। ये आपका केंद्रीय नहीं होगा, ये आपका नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स होगा। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा। उसके बाद गणित शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप गणित शिक्षण कर रहे हैं, यानी बच्चे आप सवाल हल कर रहे हैं, सही उत्तर का आपका उत्तर सही आ सकता है। बहुत सी बार बच्चे सही उत्तर कर देते हैं, तो इसका स्थान नहीं होता। सही प्रक्रिया का, सही शैली का या गणितीय सूत्र का, आपने सूत्र सही लगा दिया, यह भी कोई बात नहीं हुई। तो जो गणित शिक्षण होता है, इसमें आपकी प्रक्रिया सही होनी चाहिए। भले ही आपकी प्रक्रियाएं 2 बच्चों की अलग अलग हों, लेकिन सही हैं अगर प्रक्रियाएं, तो दोनों ही आपकी सही उत्तर होंगे, सही प्रश्न के उत्तर होंगे। तो गणित शिक्षण में आपका सही प्रक्रिया का स्थान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गणित की मौलिक संक्रिया है। तो गणित की जो मौलिक संक्रिया है, जोड़, घटाना, गुना, भाग, चारों मौलिक संक्रियाएं गणित की होती हैं। तो इसका आंसर आपका डी होगा। उसके बाद जीवन के लिए गणित शिक्षण एक क्या है? गणित विषयों को याद करके सीखना, गणितीय सोच का विकास, प्लानिंग, प्रबंधन जैसे गुण गणित के साथ सीखते हैं, सूत्र और नियमों को याद करना और गणितीय कौशलों का विकास करना। तो आपका फर्स्ट तो है ही नहीं, गणित विषय को याद करके सीखना। थर्ड भी आपका नहीं है, सूत्रों और नियमों को याद करना। आपका बचा सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड फोर्थ में गणितीय कौशलों का विकास करना और फोर्थ में और सेकंड में आपका गणितीय सोच का विकास, प्लानिंग, प्रबंधन जैसे गुण गणित के साथ सीखते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपका सेकंड सही होगा कि गणितीय सोच का विकास, प्लानिंग, प्रबंधन जैसे गुण गणित के साथ सीखते हैं। तो इसका आपका सेकंड आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की संक्षिप्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, 5 बार जोड़ लिया आपने। कितना आंसर आ गया आपका? 25। और 5 की 5 में अगर हम गुणा कर दें तो भी 25 आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को आप गुणा कहेंगे। तो गुणा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद किसी भी संख्या में से एक ही संख्या को लगातार घटाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? मान लीजिए एक संख्या है, उसमें से एक संख्या आप लगातार घटा रहे हैं। 25 में से आप बार बार 5 घटा रहे हैं। 25 में से 5 घटाया, कितना आ गया आपका? 20 आ गया। फिर 5 घटाया, 15 आ गया। फिर 5 घटाया, 10 आ गया। फिर 5 घटाया, 5 आ गया। और फिर 5 घटाया, 0 आ गया। यानी कितनी बार घटाया आपने? 5 बार। यानी 25 को अगर 5 से भाग कर दे तो 5 आंसर आता है। तो ये आपकी भाग के रूप में होती है। नेक्स्ट है आपका, मापन में गणित शिक्षण की कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? मापन में आपको मापन करना है। अब दूध नापना है या लंबाई नापनी है, कुछ भी नापन होता है, टेम्परेचर नापना है, वो भी मापन में ही आता है। तो स्थान और दूरी की समझ मापन में आएगी। तोल और धारिता, ये भी आपकी मापन में आएगी। वस्तुओं की बनावट और आकार प्रकार, ये भी आपकी मापन में ही आएगी। तो इसका आंसर आपका डी होगा। तो इस तरह से वहां पर 20 प्रश्न पूछे गए। साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप चाहते हैं कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल आपके याद हो जाए, तो उसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं लगातार इसकी वीडियो बना रहा हूं और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल पर एक बार जाकर मेरी प्लेलिस्ट में 2 लिस्ट आपको मिलेंगी। एक लिस्ट आपकी इनसे प्रश्नावली से संबंधित है और दूसरी लिस्ट आपकी मॉड्यूल से संबंधित है। आप इनको याद कर लीजिए। एक एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो याद आसानी से हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कल 21 तारीख को अयोध्या में परीक्षा आयोजित हो रही है और उस परीक्षा का प्रतिलिपि राज्य परियोजना निदेशक को भी भेजी जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि राज्य परियोजना निदेशक सभी जिलों के लिए आदेश कर दे और आप सभी लोगों की ऑफलाइन परीक्षा हो जाए। ऑफलाइन परीक्षा में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा में तो क्या होता है, हम सर्च भी कर लेते हैं क्वेश्चन को
और अपना मॉड्यूल भी देख लेते हैं या आपस में डिस्कस भी कर लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन परीक्षा में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपके ब्लॉग में इस तरह की कोई परीक्षा आयोजित होती है तो उसका या तो लिंक, और अगर आप लिंक नहीं भेज पा रहे हैं या आप भूल गए हैं भेजना, तो उसके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और मुझे उन स्क्रीनशॉट को उपलब्ध करा दीजिए ताकि मैं बाकी लोगों को उसके बारे में बता सकूं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।